Hey guys, welcome to the channel Spirit of Chemistry. So this video is based on the surface chemistry topic in which we will discuss about the Freundlich adsorption, Langmuir adsorption and the BET. अगर बात करें CSIR नेट की तो इससे रिलेटेड 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये चैप्टर BSc में चाहे MSc में चाहे IIT जैम सबसे रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं इसे थ्योरी वाइज रिप्रेजेंट करूँगी यहाँ पर। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं। ठीक है, सो इस टॉपिक में हम सबसे पहले एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिजियोसॉर्प्शन क्या है और केमिसॉर्प्शन क्या है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन, लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन एंड द BET. So this video is totally related with the theory. All right. Let's see what is the difference between absorption and adsorption. So basically absorption, it is the phenomena in which the particle of gas or liquid uniformly distributed throughout. सो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें गैस के पार्टिकल या फिर लिक्विड के पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी वो बल्क में भी जाते हैं, साथ ही साथ में सरफेस पे भी एड्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एड्सॉर्प्शन की बात करें तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें पार्टिकल की जो कंसंट्रेशन है, चाहे वो गैस हो चाहे पार्टिकल लिक्विड में हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस पे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द बल्क। ऑलराइट, तो इसीलिए हम एब्जॉर्प्शन को बल्क फिनोमेना कहते हैं और एड्सॉर्प्शन को सरफेस फिनोमेना कहते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में बल्क में भी पार्टिकल्स रहते हैं, साथ ही साथ में सरफेस में, यानी बल्क में ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं एब्जॉर्प्शन में, जबकि एड्सॉर्प्शन में जितने भी पार्टिकल हैं, चाहे वो गैस से रिलेटेड हो चाहे वो लिक्विड से रिलेटेड हो, वो सरफेस पे ही एब्जॉर्ब होते हैं। जिनमें ये फिनोमेना बहुत ही यूनिफॉर्मली रेट से होता है, जबकि एड्सॉर्प्शन में ये फिनोमेना शुरुआत में तो बहुत तेज़ी से होता है लेकिन बाद में इसकी रेट डिक्रीज़ करने लगती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एब्सॉर्प्शन में एनहाइड्रस CaCl2 एब्जॉर्ब होता है वाटर में, वो एब्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल है, जबकि एड्सॉर्प्शन में सिलिका जेल जो होता है वो वाटर वेपर में एब्जॉर्ब होता है, वो भी सरफेस पे, इसीलिए से एड्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल बोलते हैं। अब एड्सॉर्प्शन में 2 टर्म ऐसे हैं जो बार बार यूज़ होते हैं, पहला एड्सॉर्बेंट और दूसरा है एड्सॉर्बेट। सो एड्सॉर्बेंट की बात करें तो ये एक ऐसा सरफेस होता है जिस पे स्पीशीज़ आके अटैच होती हैं या फिर एक्यूमुलेट हो जाती हैं। ठीक है, और अगर बात करें एड्सॉर्बेट की तो एड्सॉर्बेट एक ऐसी स्पीशी है जो कि एड्सॉर्ब्ड होती है सरफेस पे। इट मीन्स जिस सरफेस पे मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं उस सरफेस को हम एड्सॉर्बेंट बोलते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं चाहे वो गैस के हों चाहे वो लिक्विड के हों, उन्हें हम एड्सॉर्बेंट बोलते हैं। नाउ अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे बोलें तो एड्सॉर्प्शन 2 तरह का होता है, एक फिजियोसॉर्प्शन होता है और एक केमिसॉर्प्शन, यानी फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। नाउ फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वॉन डेर वाल फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है जो कि वॉन डेर वाल फोर्स से ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब फिजियोसॉर्प्शन में एड्सॉर्प्शन का रेट बहुत ही फास्ट होता है, जबकि केमिसॉर्प्शन में इसका रेट स्लो होता है। फिजियोसॉर्प्शन में आप मोनोलेयर और मल्टीलेयर दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जबकि केमिसॉर्प्शन में सिर्फ मोनोलेयर का फॉर्मेशन होता है। अब जब भी हम बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं या फिर सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आके एक्यूमुलेट होते हैं तो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन फिजियोसॉर्प्शन में उस टाइम पे 10 to 15 किलो कैलोरी पर मोल के बीच में होती है, जबकि केमिसॉर्प्शन में हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन 15 किलो कैलोरी से ज़्यादा ही होती है। अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि फिजियोसॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स के बीच में वॉन डेर वाल फोर्सेस होते हैं, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूल के बीच में, यानी फिजियोसॉर्प्शन में वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस होने की वजह से एड्सॉर्प्शन जो होता है वो रिवर्सिबल हो जाता है, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वॉन डेर वाल फोर्सेस से, इसीलिए यहाँ पर इरिवर्सिबल एड्सॉर्प्शन होता है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ मोनोलेयर का फॉर्मेशन हो पाता है, मल्टीलेयर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। मेन पॉइंट पे आते हैं कि एड्सॉर्प्शन कितने टाइप्स के होते हैं, इसी से रिलेटेड मेन क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्योरी इसलिए मैंने बता दी कि आपको माइंड में रहे कि हाँ मेरे को ये चीज़ें पता है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको पता हो।
ठीक है। बेसिकली एड्जॉर्प्शन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन, सेकेंड इज़ द लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज़ द बीईटी। सो फर्स्ट हम फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्प्शन का वेरिएशन देखा जाता है प्रेशर के रिस्पेक्ट में। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो हम एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच का ग्राफ को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वेरिएशन ऑफ एड्जॉर्प्शन देखा जाता है प्रेशर के रिस्पेक्ट में एट गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर। Now, if we let the temperature constant, then x by m is directly proportional to the p की पावर 1 by n। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इसे हम इज इक्वल्स टू k p की पावर 1 by n की तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x by m क्या है? x यहाँ पर एड्जॉर्बेंट है और m जो है वो मास ऑफ एड्जॉर्बेट है, यानी कि कितना मास ऑफ एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर x बाई m जो होता है वो एड्जॉर्प्शन को शो करता है विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर। जैसे ही हम इक्वेशन के दोनों साइड लॉग लेते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है लॉग x बाई एम इक्वल्स टू लॉग k प्लस 1 बाई n लॉग p। ठीक है, अब इसको हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स से। इससे हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है log x बाई एम वर्सेस log p के बीच में। ठीक है, यहाँ पर c हमारा log k है। इससे हम एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम बिना log के एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचें तो हम देखते हैं कि हमें एक नॉन लीनियर ग्राफ मिलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं वो ग्राफ प्रेशर की तरफ टिल्ट होने लगता है, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते जाएं तो वो ग्राफ एड्जॉर्प्शन एक्सिस की तरफ डेविएट होने लगता है। नाउ ईच कर्व इज़ नोन एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर। जिस भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैंने जितने भी ग्राफ खींचे उन्हें हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहेंगे। ग्राफ में ए वर्ड यूज़ हुआ था, जिसमें ए का मतलब है कितना अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब हो रहा है एक पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट पे, यानी पर यूनिट मास ऑफ सरफेस पे कितना अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब हो रहा है। और वहीं पर हमने k और n की भी बात की थी। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था k, और n जो था वो p की पावर में 1 बाई n के टर्म्स में था। तो यहाँ पर k और n दोनों ही नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट और नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट पे डिपेंड करते हैं। फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की थ्योरी फेल हो गई थी। अब इसके फेल होने के रीजंस क्या थे? फर्स्ट था कि फ्रेंडलिच इक्वेशन इज प्योरली एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड इट इज़ नॉट वैल्यू फॉर थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, सेकेंड था द कांस्टेंट k and n do not depend upon temperature, and third one is that this equation is valid over a certain range of pressure only. It means फ्रेंडलिच अपनी थ्योरी को थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं कर पाए थे, और जो इन्होंने कांस्टेंट निकाले थे k और n, इन्होंने बोला था कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ ये जो इक्वेशन थी ये सिर्फ सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर के लिए ही यूज़ हो सकती थी। तो ये तीनों लिमिटेशन थे फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन के। ठीक है, फ्रेंडलिच की थ्योरी फेल होने के बाद लैंगम्यूर ने अपनी एड्जॉर्प्शन पे थ्योरी दी, जिसमें लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन को डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने 5 एजम्पशन माने, जिसमें पहला था कि एड्जॉर्बेट गैस बिहेव्स आइडियली इन द वेपर फेज। सो सेकेंड वन इज़ द ओनली अ मोनोमर इज़ फॉर्म्ड बाय द एड्जॉर्बेट गैस। ये पहला पॉइंट था कि एड्जॉर्बेट गैस आइडियली बिहेव करेगी वेपर फेज में। सेकेंड पॉइंट था कि हमेशा जब भी एड्जॉर्बेट गैस एड्जॉर्ब होगी सरफेस पे तो हमेशा वो मोनोमर के फॉर्म में ही एड्जॉर्ब होगी। So the third point was the surface of solid is homogeneous so that the each binding site has the same affinity of the gaseous molecule। यानी सॉलिड जो सरफेस हम ले रहे हैं वो सॉलिड सरफेस हमेशा होमोजीनियस की तरह बिहेव करेगा, यानी कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल कहीं भी बाइंड कर सकता है, उसकी सेम एफिनिटी होगी। फोर्थ पॉइंट है देयर इज़ नो लेटरल इंटरैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल, यानी एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल में कोई भी लेटरल इंटरैक्शन नहीं होगा। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज द एड्जॉर्बेट गैस मॉलिक्यूल इज लोकलाइज्ड, दैट
that is why they do not move around the surface. It means adsorbate गैस हमेशा localized रहेंगे, अपनी जगह पे fixed रहेंगे, जिसकी वजह से ये surface पे move नहीं कर पाता है। तो लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन को फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने ये 5 एजम्पशन माने थे, ठीक है। तो उन्होंने एक मोनोएटॉमिक गैस ली जिसका उन्होंने रिएक्शन कराया एड्सॉर्बेंट पे और उन्हें क्या मिला, AM। सो ये जो रिएक्शन है नॉन डिसोसिएटिव एड्जॉर्प्शन के लिए, जिसमें गैस का डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने मोनोएटॉमिक गैस ली हुई है। तो यहाँ पर रिएक्शन को रिवर्सिबल वे में लिया हुआ है। इसका मतलब सरफेस पे जितना मॉलिक्यूल अटैच होने की पॉसिबिलिटी रखता है उतना ही वो लीव होने की पॉसिबिलिटी रखेगा, ठीक है। अब रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा? सो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन मोनोएटॉमिक गैस के प्रेशर पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ में कितनी साइट वैकेंट है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसलिए RA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA एंड RA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 माइनस थीटा। सो हियर व्हाट इज़ थीटा? थीटा इज़ द नंबर ऑफ साइट ऑक्यूपाइड, यानी जितनी साइट ऑक्यूपाइड नहीं होगी वो 1 माइनस थीटा के इक्वल होगी, ठीक है। इसीलिए RA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा PA के एंड RA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N इज़ द नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो RA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N1 माइनस थीटा। तो अगर हम रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन को ओवरऑल देखें तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA N1 माइनस थीटा, वेयर when the proportionality sign is removed RA is equals to KA PA N1 माइनस थीटा, जहाँ पे KA जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एड्जॉर्प्शन का, ठीक। अब सिमिलरली अगर हम डिसॉर्प्शन की बात करें, यानी कितने मॉलिक्यूल लीव करेंगे, तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N थीटा, यानी कितनी साइट वैकेंट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के द्वारा, ठीक है। इसीलिए RD इज इक्वल्स टू KD एन थीटा, यानी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा KD डिसॉर्प्शन के लिए, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में RA इज इक्वल्स टू RD होता है, यानी रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन में RA और RD की वैल्यू पुट करने के बाद हमें KA PA N1 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू KD N थीटा मिल जाएगा। N से N कैंसिल होने के बाद हमें KA अपॉन KD PA 1 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि KA अपॉन KD जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, जैसा कि हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऑलराइट, सो हमें K अपॉन KD K के इक्वल हो जाएगा, ठीक। इसकी जगह अब हम K रख देंगे तो K PA 1 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, K PA इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस K PA मिलेगा, ठीक है। सो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद हमें थीटा इक्वल्स टू K PA अपॉन 1 प्लस K PA मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन विच इज नोन एज द लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन इक्वेशन, ठीक है, वेयर K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड PA इज द प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेट। अब इसी को अगर हम सॉल्व आउट करें, यानी थीटा को हम बोलते हैं V अपॉन VM। V जो है नंबर ऑफ एड्जॉर्बेट उस समय जितना एड्जॉर्ब हुआ है सरफेस पे, और VM जो है वो एक मोनो लेयर फॉर्म करने में जितने एड्जॉर्बेट का वॉल्यूम है उसे बोलते हैं। तो अगर हम थीटा की जगह V अपॉन VM लगा दें तो हमें ओवरऑल सॉल्व करके ये इक्वेशन मिलेगी, यानी P अपॉन V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K VM प्लस P अपॉन VM, ठीक है। दिस इक्वेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जून 2018 में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगी, ठीक। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो मैंने बताया वो नॉन डिसोसिएटिव एड्जॉर्प्शन के लिए बताया। अगर मान लीजिए हमें डिसोसिएटिव या फिर एसोसिएटिव एड्जॉर्प्शन के लिए रिएक्शन देता है और उसमें हमें पूछता है कि इसका इक्वेशन फाइनल हमें क्या मिलेगी, तो उसके लिए देखते हैं। सो A2 यहाँ पे डायटोमिक गैस है जो कि M यहाँ पर हमारा एड्जॉर्बेंट है जिस पे एड्जॉर्ब हो रही है डायटोमिक गैस, ठीक है। फाइनल हमें AM मिलता है। तो जब भी कभी हमें डिसोसिएटिव या एसोसिएटिव रिएक्शन दी जाए तो हमारा थीटा जो होगा वो इक्वल्स टू K PA की पावर 1 बाय N अपॉन 1 प्लस K PA 1 बाय N होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर n क्या है? सो n यहाँ पर जितने एटम एसोसिएट हो रहे हैं या जितने एटम डिसोसिएट होते हैं उसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर डायटॉमिक का डिसोसिएशन दिया हुआ है, इसीलिए थीटा इक्वल्स टू के पी ए की पावर 1/2 हो जाएगा और 1 + के पी ए 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर डायटॉमिक का एसोसिएशन हो रहा होता है, एसोसिएशन एड्जॉर्प्शन में भी के पी ए की पावर 1/2 अपॉन 1 + के पी ए 1/2 हो जाता। ठीक है, अब चाहे नॉन डिसोसिएटिव हो, चाहे डिसोसिएटिव हो, चाहे एसोसिएटिव एड्जॉर्प्शन हो, केसेस हमेशा दो बनेंगे। पहला केस होता है फॉर हायर प्रेशर के लिए, यानी अगर जो गैस एड्जॉर्ब हो रही है उसका प्रेशर हाई है। जब हाई होगा तो नीचे की क्वांटिटी यानी 1 + के पी ए इक्वल हो जाएगी के पी ए के। ठीक है, जब हम पुट करेंगे 1 + के पी ए की जगह के पी ए तो हमें थीटा की वैल्यू 1 मिलेगी, यानी थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए की पावर 0, यानी ये रिएक्शन 0 ऑर्डर की हो जाएगी। नाउ लेट्स सी द सेकेंड केस। फॉर लो प्रेशर 1 + के पी ए इज़ नियरली इक्वल्स टू 1। सो 1 + के पी ए की जगह हम 1 रखेंगे, यानी थीटा इज इक्वल्स टू के पी ए, यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी ए की पावर 1, यानी ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी। सो इसी के बेसिस पे थीटा और पी ए यानी प्रेशर के बेसिस पे हमें एक ग्राफ मिलता है, यानी शुरुआत में जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर के बेसिस पे चलती है और जब सारे के सारे मॉलिक्यूल यानी सारे के सारे एड्जॉर्बेट जब सरफेस पे अटैच हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तब थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, वो रिएक्शन 0 ऑर्डर हो जाती है। ऑलराइट, अब लैंगमेयर इक्वेशन का दूसरा फॉर्म देखते हैं जिसमें कि हम थीटा को रिवर्स कर देते हैं, यानी 1/θ इज इक्वल्स टू 1 + के पी ए अपॉन के पी ए। ठीक है, 1/θ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के पी ए + 1 के इक्वल हो जाता है, यानी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिल जाता है जिसमें कि 1/θ इज इक्वल्स टू वाई के इक्वल होता है। ठीक है, 1 सी के इक्वल होता है और m की वैल्यू 1/k हो जाता है और x 1/p, यानी 1/θ को हम 1/pa के बेसिस पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें c की वैल्यू 1 आती है, इंटरसेप्ट की वैल्यू 1 आती है और हमें जो स्लोप मिलता है वो हमें पॉजिटिव मिलता है जो कि 1/k के इक्वल होता है। अब लैंगमेयर की थ्योरी में भी कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से ये थ्योरी फेल हो गई थी, तो देखते हैं इनकी लिमिटेशंस। तो फर्स्ट लिमिटेशन इज लैंगमेयर postulate that a saturated value of adsorption independent on temperature but experimentally shows that it is actually decrease with increasing temperature। यानी लैंगमेयर की थ्योरी में एड्जॉर्प्शन की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही थी, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे एक्चुअली में एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। सेकेंड लिमिटेशन वॉज लैंगमेयर एज्यूम दैट द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट are homogeneous but actually adsorbent surface is heterogeneous। Okay, and the third one is very important because this theory cannot explain all the 5 types of experimental adsorption isotherm। ठीक है, उन्होंने अपनी थ्योरी में माना था कि सरफेस एड्जॉर्बेंट का जो सरफेस होता है वो होमोजीनियस होता है, लेकिन एक्चुअली में एड्जॉर्बेंट का सरफेस हेट्रोजीनियस होता है। और जो थर्ड था, उन्होंने 5 तरह के एक्सपेरिमेंटल एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अपनी थ्योरी से। नाउ लेट्स सी वो कौन से 5 तरह के एक्सपेरिमेंटल एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म था जिसे लैंगमेयर अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्या हुआ, डिफरेंट टाइप की लेयर के लिए एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचा गया, जिसमें पहला था मोनो लेयर के लिए। सिर्फ जब मोनो लेयर की बात किया जाए तो इसके बीच में ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। जैसे ही मोनो लेयर और मल्टी लेयर की बात करें तो इसमें ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। अब ये जो मोनो लेयर और मल्टी लेयर का कंपोजिशन है वो नॉन कंडेंस नैनो कंपोजिट लेयर के लिए था, जिसमें ये अपवर्ड टाइप का जो ग्राफ है वो मोनो लेयर के लिए, और जबकि ये जो डाउनवर्ड टाइप का जो ग्राफ आता है सेकेंड, वो मल्टी लेयर के लिए होता है। नेक्स्ट ग्राफ सिर्फ मल्टी लेयर के लिए था जिसमें कि ये डाउनवर्ड ग्राफ टाइप से आता है। ठीक है, और फोर्थ जो था ग्राफ उसमें मोनो लेयर और मल्टी लेयर दोनों के लिए था ग्राफ, लेकिन ये जो था वो कंडेंस्ड नैनो पार्टिकल के लिए था। ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ भी था, लेकिन फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ 4 शो किए हुए हैं यहाँ पर। 4 ही ग्राफ आपको याद रखने हैं।
नाउ लेट्स सी द लास्ट बीईटी थ्योरी। बीईटी का फुल फॉर्म है ब्रूनर, एमिट एंड टेलर। सो मेन पोस्टुलेट बीईटी के क्या थे, जिसमें फर्स्ट था एड्जॉर्प्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर, यानी यहाँ पर जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है वो मल्टी लेयर के फॉर्मेशन में हो रहा है। सेकंड, इन्होंने माना था कि द इंटरैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल एंड एड्जॉर्प्शन लेयर आर नेग्लेक्टेड, यानी एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल के बीच में इंटरैक्शन नेग्लेक्टेड माना था। एक और चीज़ इन्होंने मानी थी कि स्पेसिफिक लेयर के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, यानी द रेट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम फर्स्ट लेयर इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द सेकेंड लेयर। ठीक है। एंड लास्ट में इन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी, P/V P0 माइनस P इज इक्वल्स टू 1/VM/C प्लस C माइनस 1/VM/C इंटू P/P0, और ये स्ट्रेट लाइन से काफ़ी सिमिलर है, तो इसीलिए ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है P/V P0 माइनस P और P/P0 के बीच में। ठीक है, जिसमें इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1/VMC एंड द स्लोप इज इक्वल्स टू C माइनस 1/VMC। नाउ व्हाट इज द V? So V is the volume to standard condition of the gas adsorbate at pressure P. T is the temperature and P0 is the standard vapor pressure, and Vm is the volume of gas reduced to standard condition, and C is the concentration of the porous material. So now here we have completed all the main topic of surface chemistry. तो अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जून 2011 से लेके जून 2019 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।